आप सभी का स्वागत है मनी सर क्लासेस में। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आज है दिनांक 18 जनवरी 2025। हम देखते हैं खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, अन्य चित्र अन्य से भिन्न है, तो असमान आकृति परीक्षण है ये प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है षष्ठभुज, यहाँ पंचभुज और यहाँ है 2 त्रिभुज जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर है एक वर्ग। तो सी अलग है क्योंकि यहाँ पर 2 आकृति हैं, बाकी में एक ही आकृति है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। ये अलग है। 3 तीर के निशान में हम देखते हैं तो बी, सी और डी इसका आधार बना हुआ है। इस तरह से एक लकीर है, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ए ऑप्शन में इस प्रकार से कहीं पर नहीं है, इसलिए ए इसका सही होगा। फिर हम देखते हैं 3 में हम देखें त्रिभुज है। त्रिभुज में जो भुजा है उसके समानांतर यहाँ पर ये अंदर में भी क्रॉस है। सी में देखें, सी में तो इस प्रकार से किसी भी भुजा के समानांतर नहीं है। आप बी में देखें तो बी में भी है, डी में देखें तो डी में भी है। ये भुजा के समानांतर यहाँ पर खिंची हुई है, लेकिन सी में इस प्रकार से किसी भी भुजा के समानांतर नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? सी। चौथा नंबर का प्रश्न देखें। चौथा नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह है वो एक ही ओर है और एक और जो है डॉट है, काला बिंदी। यहाँ पर भी देखें तो एक और जो है क्रॉस का चिन्ह है और एक और काला बिंदी यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। लेकिन ए में हम देखें तो ए में इस प्रकार से नहीं है। ए में एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रॉस चिन्ह है और काला बिंदी भी, तो ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 में हम देख रहे हैं और यहाँ पर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं। उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है, समरूप चित्र को। तो हम एक एक चीज़ को देखें। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके दाईं ओर एक तीर का निशान है त्रिभुज आकृति का। क्या ए में है? ए में है। बी में है? बी में उल्टा है इसलिए क्रॉस होगा। सी में भी ऊपर में है इसलिए ये नहीं है। अब देखते हैं डी में। डी में भी है और ए में। अब दोनों को देख लें। हम ये देख रहे हैं कि एक गोला भी है और उस जो कि बड़ा गोला जो भीतर का गोला है उससे जुड़ा हुआ एक लकीर उससे जुड़ा हुआ है। ए में है क्या? ए में देखें तो गोला तो है लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई लकीर नहीं है यहाँ पर, इसलिए ए नहीं होगा। बच गया आपका डी। डी इसका सही उत्तर है। जैसा है वैसा ही चित्र है। यहाँ पर हम देखें एक वर्ग है। वर्ग के शीर्ष पर 4 इस प्रकार से यहाँ आकृति आपकी जुड़ी हुई है और ये क्या है? एक दूसरे के और अंदर की ओर ये झांक रही हैं, मतलब एक दूसरे की ओर हैं विपरीत दिशा में। ए में है क्या? ए में उस प्रकार से नहीं है। बी में है? जी हाँ, बी में है, तो बी इसका सही उत्तर है। सी और डी में देखें तो सी और डी में इस प्रकार से नहीं है, तो सही उत्तर आपका बी रहेगा। फिर हम देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ एक आकृति है और ऊपर की ओर इस तरह से है और आपके बाईं ओर इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखें ए में तो 3 और इस प्रकार से इधर भी लग गया, तो ये नहीं होगा। फिर हम देखते हैं बी में। बी में 2 तरफ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखें बी में तो बी में जैसा है वैसा ही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वो बी। लेकिन सी में हम देखें तो ये अपोजिट साइड में हो गया, दाएं और इस तरह से हो गया, इसलिए सी नहीं होगा। और डी में देखें तो डी में 3 और जो है इस प्रकार से चिन्ह है, इसलिए डी भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा इसका बी। फिर हम देखें 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उससे ही जुड़ी हुई एक और त्रिभुज है और उस त्रिभुज से जुड़ा हुआ 2 छोटे छोटे त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस आकृति में आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ए में देखें तो ए में इस प्रकार से छोटे छोटे 2 त्रिभुज यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं होगा।
बी में देखें, हाँ तो जैसा है वैसा ही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा इसका, बी होगा। लेकिन यहाँ पर सी में देखें तो ये त्रिभुज पूरा हुआ ही नहीं है, इसलिए सी नहीं है। डी में हम देखें तो यहाँ पर दो त्रिभुज की बात नहीं हो रही है, इसलिए डी भी नहीं होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा, बी होगा। फिर हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है कि दाईं ओर जो उत्तर चित्र है ABCD, उस पर आपको गौर करना है और उत्तर चित्र का पता लगाना है बिना दिशा परिवर्तन के, ठीक है। और पैटर्न को भी पूरा करना है। जो प्रश्न चित्र है जिसमें हम देखें तो 4 वर्गों में बांटा रहता है एक वर्ग को, और ये वर्ग जो है खाली है, तो इसमें जो है कौन सा आकृति सटीक बैठेगा इसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से चित्र होगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे ले लें, यहाँ पर हम आगे लें और इस प्रकार से मोड़ें तो ये पैटर्न जो है पूरा हो गया, ठीक है। और साथ में हम देखें ये जो लकीर है उसका ये नीचे की ओर भी लकीर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चित्र होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ए में उस प्रकार से तो है ही नहीं, इसलिए ए नहीं होगा। फिर बी में देखें तो बी में आपका इधर इस साइड की ओर है, बायां साइड की ओर ये मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में देखें तो सी में एग्जैक्ट हम जो सोच रहे हैं वही चित्र यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डी में हम एक चीज़ मान सकते हैं, क्यों, डी में और यहाँ पर सी में दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से, यहाँ हम थोड़ा सा देखें हुआ क्या है कि ठीक है इसके अपोजिट में तो ये इस प्रकार से साइज बनेगा ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इसके अपोजिट तो हो गया दोनों, लेकिन हमको इसके समरूप भी दिखाना है। और यहाँ पर हम देखें तो ये लकीर जो है आपका दिख रहा है, ये वाला लकीर, तो वो लकीर हमको डालना पड़ेगा। और वो लकीर हम यदि डालें, ठीक है, जो कि अंदर की ओर गया है, तो ऐसे ही ये अंदर की ओर इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसको देखते हुए क्या हो जा रहा है, इसको देखते हुए हम ये बोलेंगे कि सी नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है, डी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, डी होगा। फिर हम देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन में हम देखें तो ऊपर में जिस प्रकार से पैटर्न जमा हुआ है उसी तरीके से यहाँ होगा। आप देख रहे हो ये काला रंग को जो यहाँ पर हमको जो है ये लगाना पड़ेगा। फिर ये जैसे मुड़ा हुआ है ऊपर की ओर दोनों एक दूसरे के विपरीत, वैसे ही इसको भी ये मोड़ता हुआ ये आपका दिखाई देना होगा। तो 3 यहाँ पर कर्व रहेंगे, 1 2 3, और ये आपका काला रंग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो है ए नहीं है, यहाँ पर 3 कर्व नहीं है, और थोड़ा सा मुड़ा भी अलग ढंग से, ये नहीं होगा। यहाँ पर तो काला रंग का है ही नहीं, बी में सी में भी नहीं है, आपका सही उत्तर होगा डी। फिर आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन में हम देखें यहाँ पर 11वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 वर्ग जो हैं और अपूर्ण हैं, यहाँ पर हम उसको पूर्ण करेंगे। 3 वर्गों को पूर्ण करते हुए 3 लकीर तो रहेगा ही, साथ में ये ईंट की आकृति रहेगी, ठीक है। और क्या रहेगा उसमें, ये शीर्ष से जुड़ा हुआ एक डंडी रहेगा। तो यहाँ पर है क्या, ए में देखें तो नहीं है, इसकी दिशा ही अलग है। आपको जो है इधर दिखाना है, इस तरफ का वर्ग का अपूर्ण भाग को, यहाँ तो इस दिशा में है, इसलिए ए नहीं होगा। फिर बी में हम देखें तो बी में, जी हाँ एग्जैक्टली वैसी यही है, तो ये बी इसका सही उत्तर होगा। डी सी में देखें तो सी में यहाँ 3 वर्ग का भाग नहीं है, इसलिए सी नहीं है। आपका डी में देखें तो ये ईंट की आकृति को पूरा करते हुआ ये वाला आकृति नहीं है, इसलिए डी भी नहीं होगा। सही उत्तर इसका क्या होगा, बी होगा। फिर 12वां नंबर का क्वेश्चन देखें। 12वां नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये ईंट की आकृति को पूरा करेगा, और साथ में ये कर्व रहेगा, और साथ में एक बिंदी रहेगा। आप देख रहे हो शीर्ष का इस भाग में बिंदी रहना चाहिए, फिर आना चाहिए कर्व, फिर एक ईंट को पूरा करते हुए लकीर, और फिर 2 डंडी भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर है क्या, इस दिशा में बिंदी नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। साथ में बी भी देखें तो बी भी नहीं होगा, सी भी देखें तो सी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो बिंदी है अलग अलग कोने में मौजूद है। सही उत्तर होगा आपका डी, जो कि बिल्कुल उस तरीके से मौजूद है। फिर हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 में हम देख रहे हैं कि बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, ठीक है।
तो ये श्रेणी क्रम परीक्षण है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है। तो बाईं ओर जो दिए गए जो प्रश्न है उसके खाली स्थान को प्रतिस्थापित कर सके, उसको पूरा कर सके। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5, 5 भुजा से बना हुआ है ये। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 भुजा से बना हुआ है, ये 3 भुजा से। अगली बार जो बनेगा चित्र या आकृति हम जो बोले 2 भुजा का रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये तो 3 भुजा से, ये भी 3 भुजा, और डी जो है आपका 1 2 3 4 5 भुजा से बना हुआ है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, बी होगा। फिर हम देखें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा हुआ है आकृति, ठीक है। हम देख रहे हैं कि गोला है, गोला ऊपर में है, फिर ये घूम गया उल्टा घड़ी जैसे चलता है, फिर इधर आ गया गोला, फिर नीचे आ गया, फिर अब की बार जो गोला रहेगा वो इधर रहेगा। तो इस प्रकार से इस दिशा की ओर गोला है, ए में नहीं है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है, तो डी को हम काट दें। अब बी और सी का ही मिलान करते हैं, सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, 3 लकीर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। अब की बार तो लकीर ही नहीं होगा, तो यहाँ पर तो बी में मौजूद है लकीर, तो इसलिए बी नहीं होगा। सी में लकीर नहीं है कहीं पर बीच में, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। 15 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह आप देख रहे हो, प्लस का चिन्ह जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, अब नीचे चला गया। अब की बार प्लस का चिन्ह इधर होगा आपके बाईं ओर के नीचे में। तो ए में है, नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है और डी में भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। बाकी चीज़ को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, जो चीज़ आप चाहे तो मिलान कर सकते हैं। इसका सही उत्तर सी होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं कि आपका जो स्टार है, स्टार को हम देखें तो भी चलेगा। हम ये देख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा आपके काला बिंदी को देखना, ठीक है। काला बिंदी ऊपर की ओर चढ़ गया दूसरे नंबर में, फिर ये यहाँ पर चल गया। अब की बार जो है काला बिंदी आएगा आपका इधर, ठीक है। ए में है, नहीं है, ए में तो वहीं पर है जहाँ पर है। फिर हम देखते हैं बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, जहाँ पर हमने सोचा था वहाँ पर ये काला बिंदी पहुँच गया है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी को आप देख सकते हैं, बाकी में किस तरह से है आप मुझे बताइए कमेंट करके कि डी है कि नहीं। सब तरीके से देखें तो सही उत्तर है यहाँ पर डी। फिर हम देखते हैं भाग पाँचवां में हम देख रहे हैं कि जो प्रथम जो सेट के 2 प्रश्न चित्र में से एक निश्चित संबंध है, इनके बीच में, दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध है। इसी तरीके का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए। तो उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों को देखें तो ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है घूम गया है, जैसे घड़ी उल्टा चलता है ना उस प्रकार से ये घूम गया है। तो ये भी उसी तरीके से घूमेगा, ठीक है। और घूमेगा तो किधर जाएगा, घूमेगा तो आपका जाएगा ये जो इधर है ना, ये घूम करके इधर आ जाएगा त्रिकोण। तो यहाँ पर ए में है, ए में नहीं है। ए में देखें तो ए में क्या हो गया है कि क्लॉकवाइज घूम गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए ए को हम नहीं मानेंगे। फिर बी में देखें तो ज़्यादा ही घूम गया है, बी में ज़्यादा ही घूम गया है, उतना भी नहीं घुमाना है भाई, इधर है, फिर ये इधर चला गया, तो ये अब की बार क्या होगा, इधर है तो इधर ही आएगा, इधर ही दिशा में और रहेगा। तो यहाँ पर बी नहीं है, ज़्यादा ही घूम गया है, इधर आ गया है, इसलिए बी नहीं होगा। सी में देखें तो सी में जैसा हम ढूंढ रहे हैं वैसा ही है, तो सही इसका उत्तर होगा सी। डी में हम देखें तो डी में तो ये वाला आकृति अलग ही दे दिया है, इसलिए डी भी नहीं होगा, तो सही उत्तर होगा सी। यहाँ पर हम देखें 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो काला वर्ग, और उसमें एक छोटा सा बिंदी है जो सफ़ेद रंग का है, उसके अपोजिट में भी वही है, जस्ट इसका भी। और अब की बार क्या हुआ है कि पलट गया है, पलट क्या गया है, जिधर काला था उधर सफ़ेद वाला वर्ग आ गया, और सफ़ेद वर्ग की तरफ जो है काला रंग का वर्ग आ गया। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार भी वैसा ही होगा। यहाँ पर देखिए लकीर वाला जो है वर्ग है उसको जो है सफ़ेद रंग की जगह में रख देंगे, और सफ़ेद रंग की जगह में लकीर वाले को रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए में है, उस प्रकार से नहीं है, जहाँ पर जो कलर है लकीर का वहाँ पर सफ़ेद होना चाहिए, यहाँ तो आपका देखें तो वैसे ही है। फिर हम बी में देखें तो कलर कहाँ से आ गया, होना नहीं चाहिए।
अब सी में देखें तो सी में हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है सी, तो सी इसका सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। अब फिर उसके बाद हम 19 नंबर के क्वेश्चन को देखें। 19 नंबर के क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि पहले ही आकृति में 2 तीर का निशान है, फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1 तीर का निशान बचा और साथ में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम भी गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी घूमेगा भाई, और यहाँ पर जैसा कि यहाँ 2 लकीर का निशान है, 2 तीर का निशान, वो अब की बार ये घूम करके एक ही तीर का निशान रहेगा और क्या रहेगा, उसके भीतर में सफ़ेद रंग का गोला रहेगा। जैसा कि यहाँ पर सफ़ेद रंग का गोला है, तो यहाँ पर हम देखें ए में है इस प्रकार से नहीं है, फिर देखें बी में सही इसी प्रकार से रहना था और ये बी ही इसका क्या है, सही उत्तर है। सी में हम देखें तो 2 तीर के निशान आ गए इसलिए नहीं होगा, डी में भी 2 तीर के निशान हैं इसलिए ये सही नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर है त्रिभुज का निशान, फिर है वृत्त, फिर है वर्ग। हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ पर जो वर्ग के भीतर में चला गया है वृत्त और वृत्त के भीतर में चला गया है आपका त्रिभुज, तो वैसे ही होगा, त्रिभुज जो है वृत्त के भीतर में चला जाएगा और त्रिभुज के भीतर में चला जाएगा आपका वर्ग। तो यहाँ पर वृत्त के भीतर में जाना था, ए में नहीं है। फिर देखें हम बी में, जी हाँ वैसे ही हुआ है, बी में देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है वो चला गया है अंदर वृत्त के और वर्ग जो है त्रिभुज के अंदर में चला गया है, तो बी इसका सही उत्तर होगा, सी और डी नहीं होंगे। ठीक, आगे हम देखें भाग 6 में। भाग 6 में क्या है कि प्रश्न चित्र में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग या वृत्त का एक भाग दिया रहता है और बाईं ओर दर्शाया जाता है ये, और दाईं ओर दूसरे भाग में 4 उत्तर चित्र ABCD यहाँ पर दिए गए हैं। अब दाईं ओर के चित्रों में से एक भाग को लेना है और ज्यामिति चित्र को जो है पूरा करना है। कौन सा है, यहाँ पर देखें ये क्या है, ये वृत्त तो नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं हो सकता, ये होगा आपका वर्ग। और वर्ग इसको जैसे ही कंप्लीट करें, यदि आप लोग इसके लिए रहते तो थोड़ा सा इसको काम करके जो है आप एग्जैक्ट इसका वर्ग बना सकते थे। फिलहाल यहाँ पर हम देखें तो इस प्रकार से आकृति आपका ए ही दिख रहा है, ए इसका सही उत्तर है। फिर बी में देखें तो नहीं है, सी में देखें तो इस प्रकार से नहीं है, डी भी नहीं है, सही उत्तर इसका क्या है, ए है। फिर हम देखें ये इस आकृति को, 22 आकृति को आपको देखने से क्या पता चल रहा है, जी हाँ ये जरूर क्या होगा, त्रिभुज बनेगा ये। और ये जब इसको त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, क्या एक का टुकड़ा इसमें काम आएगा, नहीं आएगा। फिर हम देखें बी में, बी में भी नहीं आएगा। सी में देखें तो सी एग्जैक्टली यही खंड जो इसमें आकर के फिट होगा, तो सही उत्तर इसका सी है, डी भी नहीं है। फिर हम देखें यहाँ पर इसको क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वर्ग बनेगा। वर्ग बनेगा तो क्या ए जैसा भाग दिखाई दे रहा है ऊपर का, नहीं दिखाई दे रहा है, बी जैसा नहीं, सी जैसा बिल्कुल नहीं, इसका सही उत्तर होगा आपका डी, डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें 24 नंबर के प्रश्न को, ये क्या बनेगा, कौन सा आकृति बनेगा, ये वृत्त बनेगा। वृत्त बनेगा तो आप देख पा रहे हो कि वृत्त का आधा टुकड़ा बना और ऊपर में गया है ये खांच, फिर नीचे का आया है ये उभरा हुआ भाग। तो यहाँ पर देखें तो 2 इस प्रकार से खांच उभरा हुआ भाग है, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी में देखें तो बी भी नहीं होगा। सी में हम देखें तो सी बिल्कुल ही एग्जैक्ट उसी प्रकार से है, तो इसका सी इसका सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर मिल गया है। फिर हम देखते हैं भाग 7। भाग 7 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाईं ओर प्रश्न चित्र है, दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके दाईं ओर लगा हुआ है दर्पण, और मैंने बताया था इसके पहले जो है मैं क्लास लेता हूँ मनीष सर क्लासेस में, तो मैं बताया था कि यदि दर्पण दाईं या बाईं ओर हो तो ऊपर नीचे में कोई फर्क नहीं रहेगा, दाईं ओर का भाग जो है बाईं ओर चला जाएगा, बाईं ओर का भाग दाईं ओर चला जाएगा। तो हम ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर में त्रिभुज है और नीचे में भी एक त्रिभुज है और दोनों लगभग बराबर हैं। यहाँ पर ए में है क्या, उस प्रकार से नहीं है। बी में देखें तो नहीं है, हाँ सी में जस्ट ऊपर नीचे में ठीक है वही है, बस इसका जो 2 लकीर ये बाहर निकला हुआ है आपकी बाईं ओर, वो चला जाएगा दाईं ओर, तो ठीक है वैसे ही है। सी में हम देखें तो ये दाईं ओर ही गया है, तो सी इसका सही उत्तर होगा।
देखिए डी में जैसा है वैसा ही आ गया है, इसलिए डी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी दर्पण जो है आपके दाईं ओर लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि हल्का सा आप देख पा रहे होंगे ये जो आकृति है ये टी जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, टी आकृति दिखाई दे रहा है तो ऊपर नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब टी ही जैसा दिखाई देगा। बस टी क्या है आपके बाईं ओर है, वो चला जाएगा दाईं ओर। तो हम देखते हैं दाईं ओर चला गया टी, यहाँ तो है ए में दाईं ओर। ठीक है, बी में देखें बीच में है टी, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर सी में है भी दाईं ओर, ठीक है, सी को भी रखने देते हैं। और फिर डी में देखते हैं तो डी में बाईं ओर है, इसलिए डी भी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं बीच में है आपका भी, जैसा आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा भी, तो यहाँ पर है ए में भी, ठीक है, भी अंदर में है। लेकिन सी में देखें तो सी में आपका ए बीच में है, ए जैसा है ना, तो सी नहीं होगा। सही उत्तर इसका मिल गया है क्या, ए। फिर देखते हैं हम 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर के क्वेश्चन में भी दर्पण वहीं पर है, और दर्पण वहीं पर है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चित्र देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो कि नीचे की ओर बाईं ओर इस प्रकार से मुड़ा हुआ भाग है, नीचे बाईं ओर, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे दाईं ओर अब मुड़े रहेगा। ए में है नीचे दाईं ओर, ठीक है, बी में भी देखें है, सी में भी है और डी में भी है। पकड़ में नहीं आया अभी उत्तर। अभी देखते हैं कि ऊपर में है बिंदी, और यहाँ पर आप देख रहे हो 36 तल में है भी बिंदी। आप ऊपर में देख रहे हो, ऊपर वाला जो लकीर गया है उसके आपके बाईं ओर की ओर झुकाव है काला रंग का बिंदी, तो ये चला जाएगा अब की बार ये छड़ी आपके दाईं ओर, और इधर रहेगा वो काला रंग का बिंदी। ठीक है, तो ए में देखें, ए में तो है, फिर बी में भी है, सी में भी है, डी में देख रहे हैं, डी में उस प्रकार से नहीं है, एक तो कट गया। ठीक है, अब तीनों में हम देखें, तीनों में हम देख रहे हैं, तीर का निशान भी देखें तो चलो ठीक है, तीर का निशान तो सभी में उसी प्रकार से है ही। फिर हम देखते हैं ये नीचे की ओर जो गया है काला रंग का बिंदी, ये आपके दाईं ओर गया है, तो ये अब की बार ये किधर चला जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा। यहाँ पर देखें तो काला रंग की बिंदी नीचे की ओर ही है। फिर हम देखते हैं ये ऊपर की ओर चला गया, ये इसलिए क्रॉस होगा। और यहाँ पर सी में हम देखें तो ये नीचे की ओर है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें, कहीं पर ये इस भाग में तो गलती नहीं कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपके निकला हुआ है किधर, ये आपका निकला हुआ है बाईं ओर, इस तरह से ये पूंछ जैसा निकला हुआ है। ये अब की बार जो है दाईं ओर बाहर की ओर निकला रहेगा। लेकिन ए में देखें तो ये अंदर की ओर ही मुड़ा हुआ है, इसलिए ए नहीं होगा। सही इसका उत्तर है आपका सी। देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से कोई प्रश्न रहता है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता ही है। अभी देखिए हम 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दर्पण है लगा है वहीं पर, और यहाँ पर हम देखें तो जो त्रिभुज है, जो कि दोनों बराबर त्रिभुज है, अब की बार दाईं का बाईं, बाईं का दाईं हो जाएगा तो भी लगभग वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपके प्रश्न चित्र में है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उसको देखें ए में, तो ए में उस प्रकार से तो है नहीं। बी में देखें, हाँ इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। सी में देखें तो छोटा छोटा त्रिभुज आ गया, इसलिए सी नहीं होगा। डी में भी देखें तो डी में भी वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। तो अभी बी और डी के बीच में मुकाबला है। देखते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लगभग एस जैसा आकृति दिया है। अब की बार होगा क्या, जो उत्तर में आएगा जो इस प्रकार से एस है, सीधा एस, वो हो जाएगा उल्टा एस जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम बी में देखें तो ऐसा तो एस जैसा कहीं पर आकृति है ही नहीं, इसलिए बी को हम काटते हैं। सही उत्तर आपका डी है, और यहाँ पर देखें तो उल्टा एस जैसा आपको दिखाई ही देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना था। अभी देखते हैं भाग 8। भाग 8 में हम देखें तो कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया। कागज को मोड़ना और उसको खोलना, और किस प्रकार से आकृति दिखता है। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से ढूंढना है। देखिए ये पहला मोड़, फिर ये दूसरा मोड़, दूसरा मोड़ के बाद ये काटा गया है आधा। जब इसको खोला जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा, और फिर इसको खोला जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा दो बिंदी, वर्ग के भीतर में दो, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो इस प्रकार से है कहाँ, ए में है, तो ए इसका सही उत्तर है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, 30 में देखें ये पहला मोड़, फिर हम देखें ये दूसरा मोड़। दूसरा मोड़ के बाद देखें कि पंच किया गया है, छेद किया गया है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक
गोला होगा और फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से 2 गोल आपको नजर आएंगे। तो इस प्रकार से देखें तो डी ही देखिए 4 छेद है इसमें, बाकी में तो 2 छेद है। ठीक, 21 नंबर का देखिए, 31 नंबर का यहाँ पर ये पहला मोड़ है, फिर इसको दूसरा मोड़ लगाया गया। दूसरा मोड़ के बाद क्या किया गया है कि 3 बिंदी लगाया गया है, यानी 3 पंच किए गए हैं, 3 छेद हुआ है। जब इसको खोलेंगे तो नीचे में 2 छेद रहेंगे, ऊपर में 1 छेद रहेगा। अब जब इसको पुनः खोलेंगे तो यहाँ पर ही बिंदी आपका रहेगा, जस्ट उसके नीचे नीचे में ही, और ये जो है बिंदी ये नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बिंदी हो गए, हम देख रहे हैं कि 3 3 6 और 6 दूनी 12, 12 आपका जो है काले रंग की बिंदी रहेगा। 12 जो बिंदी रहेगा उसमें 4 बिंदी जो है बाहर की ओर ये रहेगा और अंदर की ओर 8 बिंदी। ए में है क्या, नहीं है। बी में देखें, बी में जस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने सोचा था, इसलिए सही उत्तर होगा इसका बी। सी नहीं होगा, सी में आप देख रहे हैं कि 8 बिंदी है इसलिए सी नहीं है। हम डी में देखें तो डी में है आपका 10 बिंदी, तो डी भी नहीं होगा, सही उत्तर होगा इसका बी। फिर हम देखते हैं ये 32 नंबर का। 32 नंबर के प्रश्न में देखें, ये पहला मोड़ है, फिर ये दूसरा मोड़ आप देख रहे हैं, तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद मोड़ दिया गया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये कट कर दिया गया है। जब इसको खोलेंगे तो कट जो है इधर आ जाएगा आपके नीचे की ओर। ठीक है, ये नीचे की ओर इस प्रकार से आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद इसको जब खोला जाएगा ना, इसको जब खोला जाएगा तो होगा क्या, होगा इस प्रकार से कि ये चला जाएगा आपका ये कट इधर। ठीक, और यहाँ पर ये जो कट है ये चला जाएगा ऊपर में इस तरीके से, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कहाँ पर है इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्यों छेद दिखाई दे रहा है जबकि इधर तो छेद है ही नहीं, तो ए तो नहीं होगा। बी में भी यहाँ पर छेद आ गया नज़र, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी में हम देखें तो ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं आपके सी और डी में। सी और डी में देखें तो पहले तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, है ना, मिटा इसलिए देते हैं ताकि और थोड़ा सा स्पष्ट हम कर लें। यहाँ पर देखते हैं कि ये जब खुलेगा तो यहाँ ही रहेगा, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको खोलने के बाद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो डी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और हमने यहाँ पर खोल करके इधर ही दिखा दिया था, ये जस्ट इधर खुला हुआ है, मान लो ये खुल जाएगा, अब की बार ये दोनों खुलेगा तो यहाँ दोनों पास पास में बनेंगे। सही उत्तर होगा इसका सी, है ना। हमने शुरुआत में थोड़ा सा फर्क कर दिया था, सही उत्तर इसका क्या होगा, सी होगा। फिर हम देखते हैं भाग 9। भाग 9 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों में से बनाया जा सकता हो ऐसे उत्तर चित्र को चयन करना है। कितने हैं देखिए, 1 2 3, 3 यहाँ पर कट आउट है। यहाँ पर ए में देखें तो कितना है कट आउट, 1 ही है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर बी में देखें तो 1 और 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ सी में देखें तो 1 2 3 है कट आउट, ठीक है, और डी में भी है। तो सी और डी का हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और कितनी बड़ी आकृति उसको देख लिए। यहाँ पर सी में देखें तो बिल्कुल ये छोटा है और डी में देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सी नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न। 34 नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पर है कटआउट 1 2 3, 3 कटआउट है और वहाँ पर हम देखें तो एक जो कटआउट है वो है समकोण त्रिभुज को दिखाता हुआ, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज है, तो ये 3 कटआउट है। ए में है 3 कटआउट, क्या समकोण त्रिभुज है, हाँ यहाँ तो है। फिर हम देखते हैं कि बाकी जो चतुर्भुज है क्या वही चतुर्भुज है यहाँ पर, तो लग तो वही रहा है। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिस प्रकार से कटआउट है उसी प्रकार से यहाँ पर आपके कटआउट मौजूद हैं। बी में देखें तो बी में 3 कटआउट तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज हैं दोनों त्रिभुज एक समान हैं, जबकि यहाँ पर आपके कटआउट में इस प्रकार से मौजूद नहीं है, बी नहीं होगा। सी में हम देखें तो सी में जो ये समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है और यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए सी नहीं होगा। और डी में भी उसी प्रकार के 2 समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। सही उत्तर है आपका ए। 35 नंबर का क्वेश्चन देखें। 35 नंबर के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 छोटे छोटे यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर है तीसरा समकोण त्रिभुज जो कि कुछ बड़ा हुआ है और यहाँ पर एक और त्रिभुज है, 4 त्रिभुज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखें जो छोटे छोटे 2 एक समान जो त्रिभुज हैं क्या ए में हैं, यहाँ पर नहीं है ए में। फिर हम देखते हैं
बी में तो 1 2 3 4 5 छोटे छोटे त्रिभुज नजर आ गए, इसलिए बी नहीं होगा। सी में भी देखें 1 2 3 4। सी में है, सी में आपका जो है देखिए 2 बराबर त्रिभुज यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपका समकोण त्रिभुज और एक त्रिभुज, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं डी में, तो डी में आप देख रहे हैं कि एक जो त्रिभुज है बिल्कुल ही वो छोटा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ गया, इसलिए डी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि क्या है यहाँ पर आपकी आकृति। यहाँ पर आकृति में देख रहे हो 1 2 3 4 है ना, 4 आकृति है। यहाँ पर कितनी आकृति है 1 2 3, इसलिए ए नहीं होगा। 1 2 3 4 4 आकृति हैं यहाँ पर और जो हम खोज रहे हैं वही आकृति है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका बी। आप देख रहे हैं ना, ये आधा गोला है, यहाँ पर आधा गोला भी है, एक आयत है, ये भी एक आयत है और ये दोनों समान हैं, ये दोनों, इसलिए यहाँ पर भी वो दोनों समान रूप से हैं, इसलिए सही उत्तर है बी। आपका सी में हम देखें तो सी में 1 2 3 4 5 है, नहीं है भाई, 1 2 3 4 और ये इस प्रकार से आकृति तो है ही नहीं कहीं पर, इसलिए डी भी नहीं है। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 में आप देख पा रहे होंगे, भाग 10 में क्या, यहाँ पर देखिए उत्तर चित्र में से उस उत्तर चित्र को चुनना है जिसमें प्रश्न चित्र ये छिपा है, सम्मिलित है। अपने उत्तर चित्र को आपको दर्शाना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये हल्का सा ये फ्लास्क का जैसा, फ्लास्क आप जानते हो बच्चों, ये प्रयोगशाला में इस प्रकार से एक बर्तन रहता है फ्लास्क जैसा ये आकृति यहाँ पर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में आप ध्यान से देखो तो ये मौजूद है। ठीक है, तो सी में यहाँ पर थोड़ा सा हिल जा रहा है ना, ये देखिए सी में आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला आकृति ये सी में मौजूद है, तो सही इसका उत्तर होगा सी। डी में इस प्रकार से नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर तीर का निशान जैसा कुछ आकृति है, लेकिन ये नीचे से जुड़ा नहीं है, ना ही ऊपर से ये जुड़ा नहीं है। तो ए में देखें, ए में है इस प्रकार से, जी हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इस प्रकार से ये इधर जुड़ा नहीं है, यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है और नीचे की ओर भी हम यदि जुड़ा हुआ नहीं माने तो ये ए ही बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, तो ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पर बी में हम देखें तो बी में तो ये तीर का निशान जुड़ गया है और यहाँ पर ये बीच में जुड़ गया है, इसलिए बी नहीं होगा। सी में देखें तो सी में तो तीर का निशान है ही नहीं। डी में है तीर का निशान, लेकिन इस प्रकार से आपका नीचे आधार पर 2 रहना चाहिए, वो नहीं है, तो ये डी भी नहीं होगा। आपका ये मिल गया तो बाकी में फिर नहीं, ऐसा हम मान के चलें, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 7 जैसा आकृति, फिर यहाँ पर ये डबल हो गया है और इस तरह से जुड़ गया है। यहाँ पर ए में है, ए में इस प्रकार से नहीं है। आप देखते हैं बी में, तो बी में ये 7 जैसा तो आकृति है, लेकिन ये पीछे में जाकर के इस प्रकार से डबल होना था, वो भी नहीं है, इसलिए बी नहीं है। आप देखते हैं सी में देखें ये 7 जैसा है और यहाँ पर ये इस प्रकार से डबल करते हुआ है, सी इसका सही उत्तर होगा। आपका डी में हम देखें तो डी में इस प्रकार से नहीं है। ठीक, 40वां नंबर का क्वेश्चन देखें, मानसिक योग्यता का आखिरी प्रश्न। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक शंकुनुमा आकृति है, जो कि शंकु का जो आधार है ऊपर की ओर ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। यहाँ पर ए में हम देखें तो इस प्रकार से है, ए में नहीं है। बी में हम देखें तो बी पर भी नहीं है। सी में देखें तो स्पष्ट नज़र आ रहा है, सी का देख रहे हैं तो सी इसका सही उत्तर है। और आपका डी में भी देखें तो डी में है, लेकिन ये जितना ये लंबा भाग है ना, उतना भाग इसमें ये वाला लंबाई नहीं है मौजूद, इसलिए हम डी को नहीं मानेंगे, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं गणित। पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का, सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। देखिए मैंने इसका अंतर बनाया हुआ है, मैं सीधे इसका उत्तर में ले चलता हूं आप लोगों को कि कहां पर है इसका उत्तर। देखते हैं, हम वो पृष्ठ निकाल लेते हैं और यहां पर है 4, 2, 0, 7 की मदद से मैंने बड़ी संख्या बनाया 7420। 7420 इसलिए क्योंकि जो बड़ी अंक है उसको बड़े स्थान में रखना रहता है जब बड़ी संख्या बनाना रहता है तो। और छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक को सामने में रखना पड़ता है। आपके बड़े स्थान में छोटे को रख देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी। तो आप बोलोगे तो छोटी अंक तो 0 रहता है, 0 को सामने रखोगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या थोड़ी बनेगी, वो तो 3 अंकों की छोटी संख्या बनेगी, 247 बन जाता। हमको इसलिए 2 को 0 से पहले लिखना पड़ा है और दोनों का हम जो अंतर किए हैं तो इस प्रकार से आ गया है आपका
5373। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 5373। फिर अगला प्रश्न है भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है। तो आप जानते ही हैं भागफल की जांच जो हम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, भाजक में दिया है 51 और 16, दोनों को हमने गुणा किया तो आ गया उत्तर आपका 816। फिर उसमें धन शेषफल को हमने जोड़ा तो सही उत्तर आ गया आपका 843। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 42 नंबर का जो उत्तर हुआ वो था आपका 843। ये पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 90 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है ना लघुत्तम समापवर्ती से, इस प्रकार से निकालेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 आ जाता है ना। 3 गुणित 3 को हम क्या लिख दिए हैं, 3 का वर्ग के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो बनेगा वो ऑप्शन में हम देख रहे हैं सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन इसलिए सही है। फिर हम देखते हैं अगला, जैसा कि प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या या कोई भी संख्या का जो एक सार्वगुणनखंड के रूप में जाना जाता है वो है एक के पहाड़ा में कोई भी रहता है ना। एक हम कोई भी संख्या को हम जब विभाजित करें तो एक तो आएगा ही, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। फिर हम उसके बाद देखते हैं आपका 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखें हम 45 नंबर के प्रश्न को, यदि 9432 भागित 1.25 बराबर 7545.6 हो तो 9.432 भागित 12.5 बराबर है। और ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार से, जैसा कि ABCD आप देख रहे हैं। चलिए इसको हम उत्तर में आपको ले चलते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार से बना है बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या था, आपको करना है ये इस प्रकार से तो दिया हुआ है, आप जैसा कि अपने प्रश्न में आप देखे हैं कि 9432 भागित 1.25 बराबर 7545.6, ये तो आप लोगों ने किया ही होगा इस प्रकार से। तो 9.432 भागित 12.5 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। देखिए 9.432 को हम यदि भिन्न के रूप में लिखें तो दशमलव के नीचे में हम 1 लिख दें तो इधर जितने भी अंक दिए हैं ना उसको हम शून्य लिख देते हैं, यानी 9432 बटे 1000 हो जाएगा। फिर भागित जो हो जाएगा 12.5 को हम लिख सकते हैं 125 बटे 10 के रूप में। अब देखिए भागित है, इसको हम जैसे गुणा करते हैं तो 125 बटे 10 जो है हो जाएगा 10 बटे 125 के रूप में। ठीक है, अब हम 10 का ये पीछे का शून्य काट दिए, इधर 1000 का एक शून्य काट दिए, तो हो गया क्या, ऊपर में हम देख रहे हैं कि 9432 आ गया। ठीक है, उसका गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर 100 का गुणा हम 125 के साथ करें तो ये हो जाएगा 12500। अब देखते हैं 12500 9432 को यदि भाग दे तो क्या जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ही दशमलव जैसे ही लगाएंगे तब यहाँ पर एक शून्य लगा सकते हैं, फिर उसके बाद हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहले ही दशमलव लगाना पड़ा और हमारे ऑप्शन में दिया है, देखिए 7.5 दिया है, 7.7 दिया है, 75 दशमलव दिया है, फिर 754 दशमलव दिया है। तो यहाँ पर पहले पर ही दशमलव लगा, इसलिए जो बी ऑप्शन है आप जो देख रहे हैं ना 0.7546, ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। और ये ऑप्शन है आपका बी नंबर का। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न, 1.1, 1.01, 1.001, यहाँ पर 0.01, 11.01 तथा 111.101 का योगफल है, ये ज्ञात करना है आप लोगों को। तो जैसा कि इसको बनाना कैसे था, देखिए यहाँ पर आप जितना भी काला अक्षर देख रहे हो ना, काला अक्षर में वो क्या है आपके प्रश्न में दिया है, और मैंने क्या किया है, ये जो लाल रंग का जो गोला दे दिया है उसको फिलअप किया है। मतलब देखिए यहाँ पर 111 दशमलव नीचे में 111.1001 है और ऊपर में देख रहे हैं कि उतना अंक नहीं है, है ना,
जैसा कि इस अंक में सैकड़ा नहीं था, इसलिए जब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सामने में एक शून्य लगा दिया। उसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, ताकि मैं इसको जो है एक सीधे लाइन में जोड़ सकूं, आपको बता सकूं। तो मैं ये इसको जोड़ा हूं, है ना, और जोड़ा हूं तो कितना उत्तर आ गया, 125.2311 ये उत्तर आया है। और ये ऑप्शन बन रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बन रहा है आपका, क्या उत्तर हो जाएगा आपका, सी उत्तर, ठीक है। अब उसके बाद देखें हम, यहां पर आप प्रश्न देख रहे हैं 47 नंबर का प्रश्न, 3 धन 3/100 धन 3/1000 धन 3 यहां पर आप देख रहे हैं कि हो जाएगा 3/10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, भिन्न को पहले दशमलव के रूप में बना लेना है, जैसा कि मैंने उत्तर में आप लोगों को ले चलता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए 3 धन 3/100 धन 3/1000 धन 3/10 लाख को जो है किस प्रकार से कर दिया, मैंने यहाँ पर दशमलव के रूप में लिख दिया, है ना। 3 की जगह मैं 3 ही लिखा हूँ, 3/100 को हम लिख सकते हैं 0.03 के रूप में। फिर ये देखिए 3/1000 को 0.003 के रूप में। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 शून्य है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 स्थान तक जो इसको किया है और 0.000003 के रूप में इसको लिखा है। सबको जोड़ देने के बाद क्या आता है, सबको जोड़ देने के बाद ये इतना उत्तर आएगा, दशमलव यहाँ पर 3.3003 ये इस प्रकार से आ रहा है। आप यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा है ऑप्शन में, यहाँ पर देखें आप बी ऑप्शन है 3.03 ये बी इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। आंसर में ले चलता हूं आपको, यहां पर देखिए इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है 20.0925। यहां पर दशमलव के नीचे में मैंने लिख दिया है 1 और इधर जितने भी अंक हैं उसके नीचे में लिख दिया है 0। अब उसके बाद क्या किया है, उसके बाद भिन्न बन गया आपका, कितना बन गया, 2,925/10,000 इस प्रकार से भिन्न बन गया। जब इसको हम सरल करते हैं, काटते हैं, तो ये काटते हुए हमको मिल गया है 8,037/400, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके जो है किस प्रकार से मैंने इसको हल किया है आप इसको जो है लिख सकते हैं, फिर इत्मीनान से आप देख करके समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको जो है आपको फिर से एक वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 8,037/400। ये कौन सा ऑप्शन है आप देखते हैं, यहाँ पर है 137/400, ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न, 300 ml की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया यानी उसमें भर दिया गया। तो जग में लीटर में कुल द्रव है, लीटर के रूप में बताना है। यहाँ पर ml दिया है, हमको लीटर के रूप में बताना है, ठीक है। A 8, B 9, C 10 और D है 11। देखिए कौन सा उत्तर होगा, इसके लिए आप देखिए यहाँ पर उत्तर में 300 ml की 17 बोतल, जब इसको मैंने गुणा किया तो आ गया 5100, ठीक है। और 130 ml की 30 बोतल, जब इसको गुणा किया गया तो 3900, ये ml के रूप में आया। दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया आपका 9000 ml, और 9000 ml को हम लीटर के रूप में यदि लिखें तो 9 लीटर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 50वां नंबर का ये प्रश्न है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की और फिर 15 मिनट चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 30:30 अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। इसका उत्तर हम देख रहे हैं, तो ये देखिए प्रातः 9 बजे से निकला, फिर 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में वो यात्रा किया, फिर 15 मिनट फिर वो पैदल चला। तो कुल मिलाकर के उसका टाइम हो गया 10:30 पर वो पहुंचता है अपने चाचा के घर। फिर उसके यहाँ 3 घंटा 20 मिनट तक रुकता है, तब कितना बच जाता है आपका 1:50 हो जाता है। फिर वो अपने घर में पहुंच रहा है कितने बजे,
3:30 में। तो इस बीच में वो कितने मिनट का यात्रा किया, तो हमने क्या कर दिया, 3:30 में वो घर पहुंचा है और 1:50 से वो उसके चाचा से घर से निकला है। तो जब इसको हम घटाए हैं तो 1 घंटा 40 मिनट की यात्रा उसने की जब वापसी में किया। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा आप देख रहे हैं सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। फिर अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 51 नंबर का सरलीकरण में दिया है बोडमास नियम। यहाँ पर देखिए 12 कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है, इसको हल करना है। बाकी आपको संक्रियाएं में जो जोड़ना घटाना गुणा भाग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका केवल घटाना ही दिया है। तो कोष्टक हल करना है। कोष्टक हल कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पर हम ले चलते हैं आपको उत्तरमाला में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम क्या किया, सबसे पहले काम किया है 12 कोष्टक को हल किया और 12 कोष्टक को हल किया तो आ गया है 4 ऋण 1 बराबर हो गया 3। फिर उसके बाद 5 ऋण 3 बराबर आ गया है आपका 2, 16 ऋण 2 बराबर आपका उत्तर आ गया है 14 और फिर 18 ऋण 14 बराबर हो गया है आपका 4। ये 8 के साथ जो है घट करके उत्तर आ गया है आपका 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 4। फिर हम देखते हैं कि 52 नंबर का प्रश्न है 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। जब ऐसी अज्ञात राशि को हम क्या करते हैं, एक समान लेते हैं। मान लो 1 से घटाया जाए, जैसा कि यहाँ पर 33/40 में हम यदि 1 से घटा दें तो 11/40 आ गया। अब की बार क्या किए, 1 से को इधर पक्षांतर कर दिए तो ऋण 1 से जाकर के धन 1 से में बदल गया और यहाँ पर 33/40 पहले से था, अब ये 11/40 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये जो धनात्मक है संख्या 11/40 वो ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋण 11/40 हो गया। फिर हम दोनों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो समान हर है इसलिए दोनों का समान हर हो जाएगा, समहर हो जाएगा और 33 में फिर 11 घटा देंगे तो 11/40 हो जाएगा, जिसको सरलीकरण के बाद जो है हमको मिलता है 11/20। 2 से हम काटते हैं तो 11/20 तो सरलतम रूप में इस प्रकार से आ जाता है। तो इसका उत्तर जो बनेगा आपका ए ऑप्शन देखिए 11/20, ये इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। 53 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 5/22 है, फिर धन 7/22 है, फिर ऋण 3/22 है, फिर धन 9/22 है, ऋण 1/22 को सरल करने पर प्राप्त होता है। जैसे हम सरल कर रहे हैं तो किस तरह से सरल किए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबका समान हर है इसलिए सबका जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा आपका 22। फिर ऊपर का हम जोड़ घटाव कर देते हैं तो यहाँ पर हम 5 धनात्मक संख्या है, 7 धनात्मक संख्या है, 9 धनात्मक संख्या, इसको जोड़ दिए तो आ गया आपका 21 और ऋण 3 और ऋण 1 को जोड़ दिए तो ऋण 4 आ गया। 21 में 4 को हमने घटा दिया तो 17 आ गया, तो 17/22 इसका उत्तर आ जाता है और ये ऑप्शन आपका बना हुआ है क्या, बी ऑप्शन देखिए 17/22 के रूप में। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है और 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेचता है तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितना टॉफी बेचता है, ये इस प्रकार से प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, वो जो खरीदता है वो किस प्रकार से 1 रुपये में 5 टॉफी खरीद रहा है, माने 1 टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा, ये जो 5 है इधर हम पक्षांतर कर दें तो 1/5 के रूप में हो जाएगा, 1/5 रुपये में वो लिया। फिर वो बेचता कैसे है, 1 रुपये में 4 टॉफी बेच रहा है तो 1 टॉफी को कितना मूल्य लगाया है उसने, 1/4 रुपया। अब देखते हैं यहाँ पर उसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में ऋण क्रय मूल्य जितना में वो बेच रहा है उसमें खरीदने वाला मूल्य को हम घटा दें तो यहाँ पर 1/4 में 1/5 को हमने घटा दिया, जैसा कि हमको यहाँ पर ये रुपये के रूप में हमको प्राप्त कर लिए थे। तो 4 और 5 का जैसे हमने लघुत्तम समापवर्त निकाला तो आ गया है उत्तर 20 है ना। 5 गुणित 1 करिए तो हम ये 5 आ गया और फिर 1 के साथ 4 का गुणा कर दिए तो ये 4 आ गया, यानी 5 में 4 गया तो बच गया 1/20 के रूप में हो गया। मतलब 1 टॉफी का मूल्य 1/20 रुपये, ये केवल लाभ कमा रहा है इसमें। 1 टॉफी में कितना, 1/20 रुपये, तो 1/20 रुपये तो 20, यहाँ पर ये 20 जो है इधर हम पक्षांतर कर दें यानी 20 टॉफी को बेचने पर उसको 1 रुपया मिल रहा है। जब 20 टॉफी को बेचने पर 1 रुपया मिल रहा है तो 125 रुपया पाने के लिए वो क्या करेगा, 20 गुणित 125 में हम उसको गुणा कर देंगे तो 20 गुणित 125 जब हम गुणा करते हैं तो आ जाता है 2500 टॉफी, यानी 2500 टॉफी बेचने पर 125 रुपया उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर जो बन गया है आपका जो ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 2500।
यहाँ पर टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, उसने 3,400 स्कूटर की मरम्मत में खर्चा कर दिया, माने वो जो खरीदा था उसमें थोड़ा सा और रेट बढ़ गया है ना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेचा, उसका लाभ या हानि है। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम, जो उसका जो क्रय मूल्य है 55,000, उसमें मरम्मत का जो खर्च है उसको जोड़ देंगे तो ये खर्च टोटल उसका हो गया 58,400, ये कुल हो गया। और उसको बेचा कितने में है, वो 56,030 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा, हानि होगा। क्यों हानि होगा, क्योंकि जितना उसका खर्चा हो गया है उससे कम में बेच रहा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हमने इसको घटा दिया है तो उत्तर आ गया है 2,370, ये हानि होगा। और अपने मित्र को बेचा है तो हानि तो होगा ही, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2,370 की हानि हो रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपये में कितना व्यय होगा। तो देखिए, इसको जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे ना तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि देखिए मैंने इसको किस प्रकार से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा वर्ग है वो कितना का हो गया आपका 50 मीटर का हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि 2.5 मीटर का एक चौड़ा पथ बना हुआ है और ये दोनों तरफ ये घेराव रहेगा, इसका चारों ओर घेराव है, तो दोनों तरफ ये वर्ग के रूप में हम देखें तो दोनों ओर को मिला करके हम देखें तो 5 मीटर का चौड़ा हो गया। इधर भी आपका 2.5 और इधर भी 2.5 का ये मोटाई नहीं हो गया है दोनों के बीच में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम 5 मीटर के चौड़ा है उसको मान लेंगे। ठीक है, तो 10 मीटर का जब भुजा था, यहाँ पर 50 मीटर का जो बड़ा जो वर्ग है उसका भुजा क्या है 50 मीटर, और छोटा वर्ग जो अंदर में जो बना ना, छोटा वर्ग जो बना उस आपका जो है 5 मीटर चौड़ा पथ को हम घटा देंगे तो 50 में 5 को जब घटा दिए तो आ गया छोटा वर्ग के लिए 45। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो जो बड़ा वर्ग है उसमें छोटा वर्ग को जो है उसके क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, भुजा गुणित भुजा के रूप में, तो 50 है इसकी भुजा का माप 50 मीटर, तो 50 गुणित 50 या 50 का वर्ग बोलें तो उत्तर आ गया उसका 2500। इस प्रकार से छोटा वर्ग में हम चौड़ा पथ का जो 2.5 मीटर का पथ इसको निकाल दिए, एक ओर का दूसरी ओर का निकाल दिए तो फिर 2.5 मीटर, कुल मिला के 5 मीटर को निकालने के बाद जो 50 मीटर की जो भुजा है वो हो गया है 45 मीटर की भुजा। तो 45 का वर्ग हम देखें तो 2025 होता है। जब 2500 में 2025 को हम घटा देते हैं तो आ गया है 475 ये वर्ग मीटर, और प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये की दर से हम देखें खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, तो 475 में 10 का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उत्तर आ गया 4750। ठीक है, आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 4750, ये इसका सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। यहाँ पर 4 आपको आकृति दिए हुए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर उत्तर में दे दिया है आयत सी इतना, आयत बी 196, आयत डी 212 और आयत ए 280। आपको जो है सही इसका ऑप्शन ढूंढना है। देखिए मैं जब इस चित्र का जो है क्षेत्रफल हल किया तो देखिए ए का कितना निकला 180 वर्ग सेंटीमीटर, बी का मैंने निकाला तो 196 वर्ग सेंटीमीटर निकला, और फिर सी का निकाले तो 192 वर्ग सेंटीमीटर, और डी का निकाले तो 187 वर्ग सेंटीमीटर निकला। तो सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे अधिक किसका है, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका बी नंबर का जो आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है ना, सबसे अधिक है ये वाला। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है आपका बी ऑप्शन में ही आयत बी 196, इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना। फिर देखते हैं अब देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं, 2 संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण है। देखिए साइकिल के पहिए में कितना अंश का कोण बनेगा, संपूर्ण कोण हम देखें तो 360 अंश का कोण बनेगा, और इसमें 24 तिल्ली हैं, तो 2 तिल्लियों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 360 में हम 24 को क्या कर देते हैं उसका
भाग दे देते हैं और देखिए यहाँ पर सरल किए, 2 से कटाए, इधर 12 आ गया, इधर 180 आ गया, फिर कटा तो ये 6 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर कटा तो ये यहाँ पर आ गया 45 और 3, फिर 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 एकम 3 और 3 15, या हम देखें उसको 15 से कटाए तो ये हो जाएगा 15 अंश का ये कोण बनता है। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका 15 अंश का कोण है और ये उत्तर है आपका बी ऑप्शन। देखिए 15 अंश ये होगा। फिर देखते हैं शाम 6 बजे, शाम के 6 बजे को घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। देखिए इसको हम घड़ी बना करके देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जैसा कि घड़ी बना हुआ है, ये घड़ी है और जो बड़ी कांटा है वो 12 में जाता है, जो छोटी कांटा रहेगा वो 6 में रहेगा। तो एक सीधी लाइन बनती है और सीधी लाइन जो कि 180 अंश को बनाता है ना, इसको चांद की सहायता से आप नापोगे तो 180 अंश बनेगा, जो कि सरल कोण होता है। तो इसमें सरल कोण का ऑप्शन दिया है तो जी हाँ, यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए सरल कोण, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर हम देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न। 60 नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है और यहाँ पर उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि QR ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए। यहाँ पर प्रश्न को दिखा रहा है आपके y अक्ष में और ये इधर PQRS को x अक्ष में दिया गया है यहाँ पर दंड के रूप में। तो जैसा कि P कितने में गया है 4 में, Q जो है 6 में गया है, आपका R देखिए तो 10 तक पहुँचा है, 10 तक वो प्रश्न हल कर दिया, S जो है 8 तक हल किया है। ठीक है, तो इसको मैंने बनाया किस तरह से, देखिए मैंने बना दिया है यहाँ पर। देखिए Q और R ने मिल करके कितने कितने प्रश्न हल किए, Q ने 6 और R ने 10, टोटल जो है इनका 16 अंक का ये प्रश्न हल किए। P ने जो है हल किए 4 और S ने किए 8, दोनों मिलकर के 12 प्रश्न हल किए। तो उस हिसाब से देखें तो QR जो है PS से 4 प्रश्न अधिक हल किए और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कितने अधिक हल किए, है ना, कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक हल किए, किसने, Q और R ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। तो इस प्रकार से इसका बनाना है। फिर आगे हम देखें तो खंड 3 है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में हम देखें तो हमेशा की तरह 4 अनुच्छेद तो रहते ही हैं और हर अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए रहते हैं। हम इसको सावधानी से पढ़ते हैं और उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है, ठीक है, और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियाँ करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि ज्वालामुखी, और कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट शब्दों की पहचान भी कर सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता करते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए थका का समानार्थी शब्द है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर न थकता है वाली बात आई है तो वहाँ से आया है थका, तो थका का समानार्थी शब्द देखिए अन्वेषण का अर्थ तो होता है खोज। निढाल इसका सही उत्तर होगा, निढाल यानी थक जाना। निर्वात यानी तो हवा नहीं रहता उसको बोलते हैं खतरनाक, यानी तो कुछ अलग ही रह गया, भयंकर खतरनाक होता है। तो ये तो सही इसका उत्तर हो जाएगा बी। रोबोट गलतियाँ नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं या कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, या मानव जैसे दिखाई देते हैं, या थके हुए नहीं दिखाई देते। देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं इसलिए वो गलतियां नहीं करते। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता की बात हो रही है। घर की साफ सफाई, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, कार्य बनाना, बच्चों को पढ़ाना। घरों की साफ सफाई, टेलीफोन कॉल करना हो गया, उसका उत्तर देना, और कार्य बनाने में जो है रोबोट का उपयोग हो रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाली जो बात हो रही है ये नहीं है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाकी जो है नहीं है इसका सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है, उसका उल्टा है विलोम शब्द खतरनाक का। तो खतरनाक का उल्टा अन्वेषण नहीं है, खतरनाक का सुरक्षित, जी हाँ खतरनाक का उल्टा सुरक्षित ये है, और थका हुआ तो अलग चीज को बोलते हैं, पहचानना भी अलग चीज है। सही इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न है यहाँ पर 65 नंबर का, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन है अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तो है अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है,
तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। फिर हम देखते हैं कि रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, ये भी सही है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि रोबोट जो है गलतियां नहीं करते हैं, यह ना गलतियां करता है, ये लिखा हुआ है, तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। फिर हम देखते हैं कि रोबोट बहुत उपयोगी है, हाँ ये भी सही है क्योंकि रोबोट जो है बहुत उपयोगी है। अब जैसा कि बहुत सारा काम ये कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में भी इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और हम देखें तो डी ऑप्शन, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हो कि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ पर कुछ की बात हो रही है, अधिकांश की बात नहीं हो रही है, तो ये सही नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर होगा, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ये टफ क्वेश्चन था, बाकी बच्चों ने बना लिया होगा इतना मुझे यकीन है। देखते हैं अगला, अनुच्छेद 2, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सहजता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती है किंतु प्रायः बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तीरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा के ऊपर उड़ती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तीरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उड़ती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता चला होगा कि देखिए यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्र में अपना घर बनाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध, डी, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो मादा सुनहरे बाज को खालिस्तान से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अधिक घने रंगों के परों, अधिक चमकदार पंखों या घने भूरे परों या बड़े आकार। मादा सुनहरे बाज को, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि सुनहरा बाज अधिकतर अपने घरे भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर मादा सुनहरे बाज को घने भूरे परों, ये जो सी ऑप्शन है घने भूरे परों से पहचाना जा सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, खुला क्षेत्र या वनस्पति रहित या विशाल ऊंचाई या भवनों वाला खुला क्षेत्र। देखिए यहाँ पर हम देखें तो खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है, खुले क्षेत्रों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका खुला क्षेत्र। यहाँ पर भवनों वाला खुला क्षेत्र, भवन का कहीं पर जिक्र दिया नहीं है, बल्कि जिक्र तो ये दिया है कि पेड़ों पर और खड़ी चट्टानों पर बात हो रही है, तो भवन की बात तो हो नहीं रही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, खुला क्षेत्र, ठीक है। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, शानदार, स्वर्णिम तो सुनहरा को बोलेंगे, विनम्र जो है जो कोमल स्वभाव होता है उसको बोलते हैं भव्य यानी शानदार होगा, तो सी इसका सही उत्तर होगा, भव्य यानी शानदार। सुशील तो अच्छा चरित्र को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है, विशाल का विलोम नहीं है, बाकी विलोम है इस प्रकार से। तो छोटा विलोम है, ठीक है, नन्हा भी विलोम है, विस्तृत यानी होता है फैला हुआ, तो ये इसका विलोम शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। भारहीन, तो भारहीन यानी कम भार का, तो यहाँ पर हम उसको मान सकते हैं। तो विस्तृत यानी फैला हुआ, विशाल होता है, तो उसका विलोम नहीं है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका सही उत्तर होगा। अब आप आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ें अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से
रखता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे अधिक क्या है, ध्यान रखने वाली या अनुचित या समय खर्च करने वाली या उपयोगी। तो यहाँ पर हम देखें तो ध्यान रखने वाली, अनुचित, अधिक समय खर्च करने वाली, इन चीज़ों को लेकर के ये सभी तो यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे अधिक कैसी कृतियां हैं। तो ध्यान रखने वाली नहीं, ये अनुचित भी नहीं है, समय खर्च करने वाली भी हम नहीं मान सकते। देखिए उपयोगी ये कृतियां हैं, तो डी ऑप्शन इसका सटीक उत्तर रहेगा। पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है, तो उपयोगी है। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं क्योंकि उनमें से क्या है, ये लेखक का मन है, नहीं है। महान विचार ये भी नहीं है, और अनुचित उत्पाद ये भी नहीं है। देखिए मुद्रित सामग्री है, इसलिए ये समय के परीक्षण में माने बहुत समय तक ये रही, क्योंकि मुद्रित किया। देखिए यहाँ पर ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं, तो समय का केवल इतना प्रभाव है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। लेकिन ये मुद्रित सामग्री है, इसलिए क्या है, मुद्रित यानी प्रिंटिंग सामग्री, इसलिए ये अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुचित का समानार्थी जो उचित न हो उसको कहते हैं, तो अनुचित बीमारी को कहते हैं, नहीं है। अनजान को कहते हैं, जिसे जाना न जा सके, ये भी नहीं है। उपयुक्त, देखिए उपयुक्त तो इसका विलोम शब्द हो गया है ना, और अनुपयुक्त ये इसका सही उत्तर होगा। इसका समानार्थी शब्द अनुचित का अनुपयुक्त होगा। विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं या विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं या समय से परे होती हैं या मानवीय प्रयासों का उत्सव मनाती हैं। डी तो नहीं होगा, समय से परे होती हैं ये भी नहीं है। हमें प्रशिक्षित करती हैं और विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। ठीक है। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है। डहना बिखर जाना, अलग कर देना, हटा देना या काटना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हम देखिए अनुच्छेद में बोला है, तो यहाँ पर डहना शब्द कहाँ पर है, डहना। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, है ना, तो मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, तो यहाँ पर बिखर जाते हैं, ये सटीक उत्तर हो रहा है, तो ये सही होगा। हट जाते हैं या अलग हो जाते हैं या काट देते हैं, ये नहीं हो, इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 4, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती हैं। वे मकड़ियों के अंडे को उठाए रखने में, खतरे से छिपने में, भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं, ठीक है, भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। मकड़ियों के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। तो इस अनुच्छेद में आप देख रहे हैं कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है, मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में, कि मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, कि अंडे देने का महत्व, कि मकड़ियों के स्वभाव। देखिए मकड़ी के जाले के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, मकड़ी के जाले का महत्व। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो आपको सही है उसको जो है राइट नहीं देना है, सही नहीं है उसको राइट देना है, ठीक है। वे अंडे पकड़ सकते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे जल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। देखिए वे जल ढूंढते हैं वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर है नहीं है, आप अंडे का जिक्र हुआ है। अंडे जो है आप देखिए यहाँ पर भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं बोल रहे हैं, और वो अंडों को उठाए रखने में भी, खतरों से छिपने के लिए भी, ये सारी चीज़ के लिए उपयोग है। लेकिन यहाँ पर जल ढूंढते हैं वाली बात आ रही है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं है। फंसा का समानार्थी शब्द है, फंसा यानी चिपका, खाया या छिपा या भागा। देखिए खाया तो बिल्कुल नहीं है, भागा भी देखें तो ये भी सही नहीं है, फंसा यानी छिपा ये भी नहीं है, तो चिपका, चिपक जाना
आप जाल में जो फंस जाते हैं यानी चिपक जाते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे सुन लेती हैं, सुनने की बात नहीं है, ये गलत है। वे सूंघ लेती हैं, ये भी नहीं है। वे अनुभव करती हैं, ठीक है, ये अनुभव करती हैं, जाला जब उसका जाल जो है हिलता है तो वो अनुभव कर लेती हैं। वे चख लेती हैं, ये भी सही नहीं है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व का भाव क्या है? जीवित रहना, छिपा हुआ, पकड़ा गया या सुरक्षा। आप देख लेते हैं कि अंतिम वाक्य में अस्तित्व है। सचमुच जाले मकड़ी के अस्तित्व के लिए जरूरी है। मकड़ी के अस्तित्व के लिए जरूरी है यानी उसके जीवित रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा है। छिपा हुआ या पकड़ा हुआ या सुरक्षा का भाव नहीं है। यहाँ पर सही इसका उत्तर रहेगा जीवित रहना। तो आशा है आप लोगों के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि कौन सा उत्तर सही है। पूरा मॉडल आंसर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें लिख भेजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही कोई उपयोगी प्रश्न पत्र का उत्तर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।